हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। वेलकम बैक टू द रियल फिजिक्स, जो कि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जे एडवांस के लिए कर रहे हैं। एक्चुअल में एडवांस के लिए क्या फिजिक्स होती है वो पर्टिकुलर सेशंस हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स डील कर रहे हैं, इधर वो एडवांस की प्रॉब्लम्स हो या फिर वो हो सकता है कि प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम्स हो या फिर हो सकता है इरडोप की प्रॉब्लम्स हो। बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड आई होप सो कि आप लोग को मजा आ रहा होगा। तो गाइस चलिए आज अपन लोग आज की प्रॉब्लम देखते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं सारे बच्चों को एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगा कि यदि अभी तक आप लोगों ने न्यू एरा द लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो गाइस अभी के अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पे और सर्च करिए न्यू एरा द लर्निंग ऐप। बिकॉज ये सारे वीडियोस यूट्यूब में आप हम लोग को अभी देख रहे होंगे तो ये सारे वीडियोस यूट्यूब से पहले ही हमारे ऐप में अपलोड कर दिए जाते हैं और साथ में गाइस इन क्वेश्चंस का आप लोग को पीडीएफ फॉर्मेट भी वहां पे मिल जाता है। तो गाइस अभी के अभी डाउनलोड करिए और ऑलरेडी आप ऐप में देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए गाइस आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो हमारे सामने क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करके और खुद से सॉल्व करिएगा। उसके बाद आपको मेन वीडियो के सॉल्यूशन से मैच करना है कि सर ने जो एक्सप्लेन किया और जो मैं समझ रहा था क्या दोनों में सिमिलरिटी थी या नहीं थी और कुछ इश्यूज चल रहे थे। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है, two uniform identical rods of same mass are tied together with the help of a string and balanced as shown in the figure. The minimum coefficient of friction for which the system will remain in equilibrium in the position is 2/x where the value of x is what, है ना। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है कि भैया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए जिसके के लिए ये सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम में मेंटेन रह पाए। क्लियर है। एक्चुअली इसमें आप मात्र काइनेमेटिक्स से बेसिक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के रूल्स बस से लगा के नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे आपको टॉर्क की मदद भी चाहिए होगी। बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यदि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया तो आप आसानी से खेल सकते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो गाइस जल्दी से वीडियो पॉज करिए, एक बार सॉल्व करिए, फिर अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, मैं तो इसको सॉल्व कराऊंगा भाई, लेकिन आपको इस वीडियो को बाद में देखना है, पहले एक बार सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए जैसे मैं इस पर्टिकुलर रॉड का, जो ये मेरे सामने रॉड दिख रही है, ये आप लोगों को रॉड दिख रही होगी ये वाली, ठीक है ना। मैं इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं बाहर कट करके। तो ध्यान से देखिए मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा इस रॉड पे कि जैसे इधर की ओर टेंशन टी लग रहा होगा, इधर की ओर टेंशन टी लग रहा होगा, है ना। ड्यू टू दैट वायर, वो वायर इसको पुल करने की कोशिश कर रही है, इधर की टेंशन टी लग रहा होगा। ध्यान से देखा जाए तो इस पे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा नीचे की ओर mg, इस पे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा नीचे की ओर mg। सिंपल सा लॉजिक है ना, क्योंकि इसको अर्थ कुछ ना कुछ फोर्स से पुल कर रही होगी। और सेम टाइम पे थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो हम ये बात बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रॉड पे फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा हो, क्योंकि इस टेंशन की वजह से ये रॉड इधर की ओर पुल करने की कोशिश हो रही होगी, लेकिन ये रॉड इधर की ओर आएगी नहीं। जब ये रॉड इधर की ओर आएगी नहीं तो वो क्यों नहीं आ रही होगी, उसके पीछे कारण होगा फ्रिक्शन, है ना। ये वाला जो एंड है इधर की ओर मूव करने की कोशिश कर रहा होगा तो उसको अपोज करा रहा होगा लाइक दिस, फ्रिक्शन। क्लियर है। यह फ्रिक्शन जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है वो टेंशन के द्वारा बैलेंस हो रहा होगा और ध्यान से देखा जाए तो mg को भी कोई ना कोई बैलेंस कराएगा। तो mg को बैलेंस कराने वाला कौन होगा, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है। नॉर्मल रिएक्शन हमारा आ रहा होगा इस पॉइंट से जो कि उस पर्टिकुलर mg को बैलेंस कराने की कोशिश कर रहा होगा। यही एक तरह से फ्री बॉडी डायग्राम होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि ये पर्टिकुलर टेंशन की वजह से पॉसिबल है कि ये पर्टिकुलर जो एंड है ये इधर की ओर स्लिप करने की कोशिश करे। इधर पॉसिबल है ना भाई कि इधर की ओर स्लिप करने की कोशिश कर रहा है, mg से पुल भी कर रहे हो, पॉसिबल है कि इधर की ओर स्लिप करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो यदि इधर की ओर स्लिप करने की कोशिश करेगा तो उसको बैलेंस कराने के लिए छोटा सा लॉजिक है कि फ्रिक्शन को इधर की ओर आना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर फ्रिक्शन का इधर डायरेक्शन क्यों नहीं लिया आपने। यदि हम इधर की ओर ले लेते, टेंशन भी इधर की ओर लग रहा होता तो फिर सिंपल सा लॉजिक है कि रॉड इधर की ओर मूव कर जाती ना, क्योंकि नेट फोर्स जो होता है वो नॉन जीरो ही आता ऑलवेज इनवर्ट डायरेक्शन में। तो फिर ये रॉड इक्विलिब्रियम में कैसे रह पाती, क्योंकि उसने बोल रखा ना कि सिस्टम इज बैलेंस्ड, है ना, सिस्टम इज एट बैलेंस्ड कंडीशन। सो उस बेसिस से मुझे समझ में आ गया। अब चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं ध्यान समझता हूं। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन t इज इक्वल्स टू FR, मतलब बोले तो म्यू इंटू n। क्लियर है, मैं ऐसा बोल सकता हूं t इज इक्वल्स टू FR दैट इज इक्वल्स टू म्यू इंटू n। अच्छा, ये तो हो गया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। व्हेन यू विल टॉक अबाउट वर्टिकल डायरेक्शन तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई जब तुम्हें टेंशन पता चलेगा तब तो तुम निकाल पाओगे। यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है, नॉर्मल रिएक्शन वेरिएबल है तुम्हारा, म्यू भी वेरिएबल है तुम्हारा और साथ में टेंशन भी वेरिएबल है। इक्वेशन दो ही है तो अभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये तो बेसिक तुम्हारी इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस थी कि भाई समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0 ऑन दैट बॉडी। ठीक है, अभी ध्यान से देखा
देखा जाए तो ये बॉडी यदि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो इसका मतलब ट्रांसलेशनली एज वेल एज रोटेशनली दोनों तरह के इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी के ऊपर नेट फोर्सेस जीरो आने चाहिए, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट दैट शुड बी जीरो, क्योंकि ये पर्टिकुलर बॉडी जो है वो किसी भी पॉइंट के अबाउट हमें रोटेट करती हुई नहीं दिख रही है, किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट करती हुई नहीं दिख रही है। क्लियर है? तो यदि किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट करती हुई नहीं दिख रही है, दैट मींस इसके ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट दैट शुड कम आउट टू बी जीरो। तो चलो भाई अपन लोग इसी पॉइंट के अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो पॉइंट P है, तो अप्लाइड नेट टॉर्क समेशन ऑफ ऑल टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो अबाउट P। पॉइंट P के अबाउट हम लोग उसको जीरो के इक्वेट करा देते हैं। जब हम अबाउट पॉइंट P के उसको जीरो कराएंगे तो ध्यान से देखो, टेंशन की वजह से जो टॉर्क आ रहा होगा, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ L है, बता रखा है ना कि उसने द यूनिफॉर्म आइडेंटिकल रॉड सेम मास आर टाइड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग एंड द बैलेंस इज टू इंफियर द मिनिमम कोएफिशिएंट फ्रिक्शन विच द सिस्टम। ओके ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम वाले नहीं, लेंथ L मान लेता हूँ मैं। ये एंगल कितना है, ये एंगल 37 है, तो उस लॉजिक के हिसाब से ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी L sin 37। ये कितनी हो जाएगी, L sin 37। ठीक है, तो टेंशन के द्वारा टॉर्क कितना आ गया, T इंटू L sin 37 है ना, L sin 37। तो मैं सीधा सीधा लिखता हूँ L इंटू साइन 37 कितना हो जाएगा, साइन 37 हो जाएगा हमारा 3/5। ठीक है, तो 3/5। ओके अच्छा, ये टेंशन इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश कर रहा होगा। चलो तुमने इसको पॉजिटिव टॉर्क कंसीडर किया, तो यदि mg की बात करेंगे तो mg इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश कर रहा होगा, तो mg की वजह से टॉर्क लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस का mg इंटू ये वाली पर्टिकुलर लेंथ, लेबर आर्म इसके लिए ये हो जाएगी, है ना। तो ध्यान से देखो, तो ये लेंथ कितनी है, L/2 है, तो उस लॉजिक के हिसाब से कितना जाएगा, L/2 cos 37। तो ये आ जाएगा L/2 इंटू cos 37। तो cos 37 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/5। तो ये हो जाएगा 4/5। अच्छा, ये हो गया नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट P। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से तो टॉर्क जीरो आएगा, क्योंकि लेबर आर्म की वैल्यू जीरो है, तो ये नेट टॉर्क आ गया एंड इट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। तो यदि ये जीरो के इक्वल है तो उस बेसिस पे ध्यान से देखा जाए तो L से L कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, और सॉल्व करने पे ध्यान से देखा जाए तो 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 4 से कैंसिल हो गया, 2 बचा रह जाएगा यहाँ पे। तो ये एक तरह से देखा जाए तो टेंशन T की वैल्यू आ चुकी होगी, टेंशन T विल कम आउट टू बी 2mg/3। कितना आ जाएगा बेटा, 2mg/3। एक तरह से ध्यान से देखा जाए तो हमारा टेंशन का वैल्यू आ चुका है, वी गॉट टू नो अबाउट टेंशन दैट इज 2mg/3। अपन उसको वहाँ ले जाके पुट कर देते हैं, तो जैसे पुट कराएंगे तो आ जाएगा 2mg/3 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू mg। क्लियर है? अब ध्यान से देखा तो mg से mg कट चुका है, म्यू इज इक्वल्स टू कितना आ चुका है, म्यू की वैल्यू आ चुकी है आपकी सॉल्व होकर के, म्यू विल कम आउट टू बी व्हाट, 2/3। ओके, म्यू की वैल्यू आपकी आ चुकी है 2/3, जो कि हम लोग को निकालना था। अच्छा गाइस, अब क्वेश्चन ये आता है, नाउ द क्वेश्चन इज कि ये मिनिमम वैल्यू हमने क्यों मानी, मतलब हमने इसको क्यों माना, हमने ये मान के चल रहे थे कि जस्ट लिमिटिंग कंडीशन, जस्ट स्लिप करने वाली थी। अब यदि म्यू इससे ज़्यादा होगा तो सिंपल सा लॉजिक है कि वो अपने आप ही उसको एडजस्ट कर लेगा। म्यू यदि इससे ज़्यादा होगा तो अब लिमिटिंग कंडीशन में फ्रिक्शन नहीं रहेगा, उससे कम पॉसिबल वैल्यू में भी, क्योंकि अब और बड़ा फ्रिक्शन ऑफर कर रही होगी सरफेस म्यू बड़ा होने पर, है ना। सो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इस वक्त की कंडीशन में हमारा जो यहाँ का फ्रिक्शन था वो लिमिटिंग था, है ना, तभी उसको म्यू इंटू एन लिख पाए थे। यदि ऐसा होता कि म्यू इससे कम हो जाएगा तो लिमिटिंग वैल्यू भी चीजों को जिसे कह सकते हो बैलेंस नहीं कर पाएगी। ओके, सो इससे कम म्यू की वैल्यू हम नहीं ले सकते। यदि इससे ज्यादा लेंगे तो हो सकता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग ना रहे, पॉसिबल है लिमिटिंग ना रहे, हो सकता है कि सेल्फ एडजस्टेबिलिटी के कारण कुछ और रहे, लेकिन सिस्टम इक्विलिब्रियम मेंटेन रह पाएगा, सिस्टम बैलेंस्ड रहेगा। लेकिन यदि म्यू की वैल्यू इससे कम हो गई तो फिर भैया लिमिटिंग कंडीशन में भी सिस्टम बैलेंस नहीं हो पाएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ अलग से नहीं किया, हमने बस इस पर्टिकुलर रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। हमने देखा कि उस रॉड पे इस वायर की वजह से टेंशन T इधर की ओर ऑफर हो रहा होगा, साथ में उस बॉडी पे उस रॉड पे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई नॉर्मल रिएक्शन आएगा, बहुत अच्छे। और इस फ्रिक्शन को यहाँ पे रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि इस टेंशन की वजह से पॉसिबल है कि ये पर्टिकुलर रॉड इधर की ओर स्लिप कर सकती थी, ये पॉसिबिलिटीज थी। क्लियर है? या फिर ये भी बोल सकते थे कि टॉर्क्स ऐसे लग सकते थे जिसकी वजह से वो रॉड स्लिप कर सकती थी, तो उसको बैलेंस कराने के लिए ये फ्रिक्शन यहाँ पे आया होगा, अदरवाइज ये रॉड स्लिप करके ऐसे गिर जाती, भड़ाक भड़ाक भड़ाक।
क्लियर है? सो गाइस आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोगों ने इक्विलिब्रियम की दो इक्वेशंस पाई, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी 0, और तीसरी इक्वेशन हम लोगों ने किससे जनरेट करी? टॉर्क की मदद से जनरेट करी कि भाई यदि कोई रॉड इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस कंडीशन में है, मतलब वो किसी भी पॉइंट के अबाउट यदि उस पर हम टॉर्क निकालने जाएंगे तो नेट टॉर्क 0 आएगा, क्योंकि यदि नेट टॉर्क 0 नहीं आता तो आई अल्फा नॉन 0 आता, मतलब वो कहीं ना कहीं एंगुलरली एक्सेलरेट कर जाती है, एंगुलर एक्सेलरेशन उसके पास कुछ ना कुछ आ जाता, मतलब ये रॉड रोटेट कर रही होती किसी पॉइंट के अबाउट, जो कि हमें दिख नहीं रहा बिकॉज रॉड इज इन स्टेबल कंडीशन, है ना, वो बैलेंस्ड है। तो मैंने नेट टॉर्क इक्वल टू भी 0 इक्वेट करा दिया अगली इक्वेशन पाने के लिए, एंड फ्रॉम देयर वी गॉट द वैल्यू ऑफ व्हाट? टेंशन टी, पुट इट देयर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू। ठीक है, ये मिनिमम क्यों थी ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये लिमिटिंग कंडीशन लेके हम ये मान के चले कि इस म्यू के लिए मैक्सिमम जो फ्रिक्शन आ सकता था वो इतना आ सकता था। ठीक है, ये बैलेंस करा ले चीज़ों को, लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि मैं इससे कम म्यू कर दूंगा तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो भी होगी वो क्योंकि एन तो चेंज हो नहीं सकता, एन की वैल्यू फिक्स ही हो सकती है बिकॉज एम जी इज फिक्स्ड, बस म्यू ही है जो कि नेट फ्रिक्शन को चेंज करा रहा होगा। तो यदि म्यू उससे कम हो जाएगा तो लिमिटिंग वैल्यू भी उस पर्टिकुलर सिस्टम को फिर बैलेंस नहीं कर पाएगी, है ना। हाँ, यदि म्यू उससे ज़्यादा कर देंगे तो पॉसिबल है कि लिमिटिंग कंडीशन का फ्रिक्शन ना हो करके वो कुछ लिमिटिंग से कम हो जाए, लेकिन वो चीज़ों को बैलेंस कर लेगा। लेकिन यदि उससे कम कर दे म्यू तो लिमिटिंग वैल्यू भी उसको फिर बैलेंस नहीं कर पाएगी। आई होप सो कि आप लोग को मजा आया होगा। कोई गाइस इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, प्यारा था, छोटा था और आप लोगों से बना। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जेईई मेन से थोड़ा ऊपर, एडवांस के मीडियम लेवल के क्वेश्चंस में से एक मान सकते हैं अपन इसको, क्योंकि दिए का एक आता है और क्लिक नहीं करता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, और खासकर इस बात पे कि ये मिनिमम का यहाँ पे लॉजिक क्या था। ओके गाइस, सो चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि न्यूरल लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो गाइस डाउनलोड करिए, बिकॉज ये सारे वीडियोस आप लोग को पहले ही मिल सकते थे न्यूरल लर्निंग ऐप में, और यदि ऑलरेडी वहीं पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।